नमस्कार दोस्तों, आ जाइए सभी मेरे चैनल में और बात करेंगे आज 2-3 टॉपिक्स पर। मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म करनी है। मेरा चैनल ही इसीलिए है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम बुक्स के ऊपर। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। वो बिल्कुल राइट वे है आपकी बुक्स को पढ़ने का। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि रामचंद्र शुक्ल का जो है कई प्रकाशन बुक निकालते हैं, तो किस तरीके से उसमें अंतर आता है और क्या इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी पढ़ाई पर। तो चलिए सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल पर बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पढ़ने का जो मैंने आपको तरीका बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें दी हुई सारी जानकारियों को आप पढ़ें। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो रेड वाली बुक है ना, ये जो बुक है ये लिखी है रामचंद्र शुक्ल के कंटेंट को ही लेकर प्रकाशित है। अ, और इसमें क्या है ना, भूमिका लिखी है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, तो यहाँ आपको 3-4 पेजेस इसके थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, उसके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कुछ चीजें आपको बताई हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए 3-4 पेज मिल जाते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। उसके बाद जो मैं आपको बुक बता रही थी, वो बुक यहीं से स्टार्ट होती है। ये वाला जो है रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। उन्होंने किस तरीके से रामचंद्र शुक्ल की बुक का मतलब अपना जो इतिहास है उसका निर्माण किया, उसके बारे में ये बताया हुआ है। तो इसमें बस इतना ही फर्क है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की इसमें आपको भूमिका ऐड मिलेगी। ठीक है, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो वो अच्छी बात है, उसको आप पढ़िए। और जो मेरी वाली बुक है ना, मैं कोशिश करूंगी कि उसका भी फोटो आपको लगा दूं यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। कठिनाई आती है, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे जो अंक लिखे हुए हैं, जितने भी अंक लिखे हुए हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग परेशान होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पेज लीजिए, देवनागरी लिपि को लिखिए और उसके बराबर में आपकी जो गिनती है 1 2 3 4 जो आप लिखते हो, उसको लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय जो गिनती हम लोग लिखते हैं। अब वो 1 से 9 तक आपने लिख लिया और 0 लिख लिया, तो 1 से 9 तक आपने लिख लिया उसको। अब उस पेज को अपने पास रख लो, और जब भी हमारा ये कंटेंट आ रहा है, तो एक ब्लैक पेन रखो, पतली नोक वाला, क्योंकि बुक पे आप लिख रहे हो, तो हमें बहुत ज्यादा गंदा नहीं करना है बुक को। तो मैं ऐसा करती थी, मैंने सरस्वती पांडे में भी ये चीज की थी, क्योंकि मुझे भी अक्सर देख के और फिर लगता है कि ये क्या लिखा है, हालांकि मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे पता रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करती थी, पेन उठाया और ये मैं यहाँ पे ऊपर गिनती लिख देती थी। अब इससे फायदा क्या होता है गिनती पेज के ऊपर लिखने से? एक तो आपको वो जो लाइन में सन लिखा हुआ है वो आपको याद हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप कंटेंट पढ़ेंगे वो आपको एकदम याद हो जाएगा। 2 फायदे होते हैं, आप करके देखो, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बोलना। पक्का पक्का ये होता है, मैंने किया है ना, इसलिए मुझे पता है। और दूसरी बात, मेरे चैनल पे आप बिल्कुल विश्वास के साथ बैठेंगे, कभी भी आपको कोई पॉइंट ऐसा मैं नहीं बताऊंगी जिससे कि किसी का नुकसान हो। हमेशा मेरे पॉइंट्स आपको फायदा ही करेंगे। तो मेरी जो बुक थी ना, किताब थी रामचंद्र शुक्ल की, तो वो एक हिंदी अकेडमी करके चैनल आता है, तो उनका ना कंपटीशन था टीचर्स डे पे। तो उन्होंने कहा था कि जो भी आंसर जल्दी जल्दी करेगा तो उनको वो गिफ्ट देंगे। तो मैंने लगाया, उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे वो क्वेश्चन दे रहे थे उस तरीके से मैंने फटफट आंसर लगाए, और मुझे उन्होंने पार्सल के थ्रू वो एक गिफ्ट में भेजी थी। मेरे लिए वो अतुलनीय है। वही किताब मैंने पढ़ी और उससे मेरा इतना लगाव है कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो वही पढ़ूंगी, अगर दोबारा भी मैंने पढ़ी तो मैं उसी को पढ़ूंगी। हालांकि ये भी अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी जगह मैंने ऑनलाइन भी देखी तो यही वाली मिल रही है, वो वाली तो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी। तो इसमें थोड़ा सा पेज नंबर चेंज मिलेंगे उस बुक के अलावा। और दूसरा ये डिफरेंस है कि उसमें क्या है कि ये जो आपका इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इंडेक्स में ही प्रकरण दिए हुए हैं। इसमें क्या है, प्रकरण आपको अंदर दिए हुए हैं।
और ये थोड़ा सा अंतर दोनों बुक में है, वरना कोई मतलब कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। जो कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। और तो अब देखो इन्होंने क्या किया है ना, जनता और साहित्य का संबंध ये दे रखी है इन्होंने रोमन काउंटिंग। तो इससे थोड़ा सा ना मतलब ये टफ सी मुझे लग रही है। यहाँ देखो कितनी सारी मतलब यहाँ लैंग्वेज में काउंटिंग देवनागरी लिपि की दे रखी है। तो मैं उसकी पिक आपको लगाती हूँ आज, अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आप उस बुक को लेकर के पढ़ने की कोशिश करें। अगर नहीं अवेलेबल होती है तो फिर इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा टफ मुझे लगती नहीं है, ये वाली लगी मुझे। कि बस इतना समझ लीजिए, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो रामचंद्र शुक्ल की किताब के बिना आपका अध्ययन बिल्कुल अधूरा है। चाहे आप किसी कोर्स को ले लीजिए, चाहे आप कहीं से कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बुक का एक एक लाइन आपको पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। और अब तो आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि उसके सन वगैरह भी अंडरलाइन कीजिए। और जैसे जो वो कवियों को बताते हैं ना, रीतिकाल के कवि, ये वो कवि। अब देखो हरियाणा वाले को जो एग्जाम था उसमें क्या पूछा गया था कि बनारसी दास कहाँ के रहने वाले थे। एक पूरन करके नाम था शायद कवि का, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो है ना, मैनपुरी के रहने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा पुराना याद था, मैंने आपको एक बार और ये बात बताई है। तो बनारसी दास तो बनारस के नहीं थे, तो ये आंसर मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया था, क्योंकि मैंने रामचंद्र शुक्ल को एक लाइन बाय लाइन पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा मतलब याद रहता है। अब ठाकुर के बारे में, बेनी माधव के बारे में बहुत सारी चीजें मतलब इसमें बहुत अच्छी दी हुई। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर रामचंद्र शुक्ल की बुक को छोड़ के पेपर नहीं बनाता है, तो हमें इसको डीप से डीप पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा देखो, ये मैंने आपको कई बार बताई है, हिंदी का गद्य साहित्य। अब इसमें आपको भूमिका वगैरह सारी पढ़नी है ना। 14वें संस्करण की भूमिका, डॉक्टर प्रेमवत तिवारी, हिंदी विभाग। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 7वें संस्करण की भूमिका, है ना, इसमें प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी ने लिखी है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसका ये इंडेक्स भी है। इंडेक्स में देखो आपको सारे राइटर्स दिए हुए हैं ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, तो ये सब आपको दिया हुआ है। बस एक कमेंट आया था कि सूफी रचनाएं याद करवा दीजिए। मैंने एक वीडियो में सूफी रचनाएं याद करवाई थी आपको ट्रिक के माध्यम से, और सबने मुझे कहा था कि याद हो भी गई है। लेकिन फिर दोबारा से मैं आज करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे तो 2 मिनट लगेगा, जैसे मैंने आपको उस दिन बताई थी। और उसके साथ साथ हम कुछ पंक्तियां भी याद करेंगे आज, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि या प्रस्तोता कौन कौन है ना। तो प्रस्तोता कौन कौन है? गणपति चंद्र गुप्त प्रस्तोता है। रचना जो है इनकी, ये हंसावली को मानते हैं। हंसावली किसकी है? आसाइद की, जो कि 1370 में लिखी गई है। ठीक है, तो 70 का मैंने आपको बताया था। तैरते हैं, कौन तैरते हैं? हंस तैरते हैं, है ना। साइड में, पानी के साइड में हंस तैरते हैं। और इसको कौन देख रहा है? गणपति साइड में बैठकर देख रहे हैं। ठीक है, हंस तैरते हैं पानी पर और गणपति साइड में बैठकर देख रहे हैं। तो गणपति मानते हैं असाइद को, 1370 की रचना है हंसावली। अब आ जाइए रामकुमार वर्मा, जो कि चंदायन को मानते हैं और मुल्ला दाऊद की है, और ये 1979 की है। ठीक है, यहाँ एक ट्रिक आप लगा सकते हैं कि उनको चंदा दिखाई दिए, चंदा में राम दिखाई दिए। तो जो वैसे तो मुल्ला दाऊद हैं, तो मुल्ला चांद को देख करके ईद मनाते हैं मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद ने चांद देखा, ईद मनाई, और चांद में क्या दिखाई दिया? राम दिखाई दिए। इस तरीके से बना सकते हैं ट्रिक। 1501 में ईश्वरदास सत्यवती कथा, और इसको कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं मान लेती हूँ हजार। ठीक है, और आप जानते हैं कि जहाँ सत्य होता है, सत्य की कथा सुनाई जाती है, तो ये हम 1000 बार बता चुके हैं कि जहाँ सत्य की कथा सुनाई जाती है
वहीं ईश्वर वास करते हैं, ठीक है। और 1501 आप समझ लो एक शगुन है जो हम चढ़ाते हैं वहां पे, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं जो कि कुतुबन की है, और ये 1503 की रचना है। सरस्वती पांडे में इसको 1501 दिया हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो 1503 की रचना है। और अब मैंने आपको बताया था मृग कहाँ घूमते हैं, कुतुबन में घूमते हैं। और मृग को मारने के लिए कौन गया था, राम गए थे। मृग कहाँ घूमते हैं, कुतुबन में, वो मतलब वन में घूमते हैं। और मृग को पकड़ने के लिए कौन गया था सीता जी के लिए, आप सभी बताएंगे। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि असाइद की जो हंसावली है उसमें विक्रम बेताल की कथा है, इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। ये सब कंटेंट है, ये आपको पढ़ने जरूरी है। कि माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा कहा है, ये प्रश्न बन सकता है टीजीटी पीजीटी में कि चंदायन को लोर कथा किसने कहा है, तब आप बताएंगे कि माता प्रसाद ने कहा है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्ट। मतलब ये तभी तो मैं आपको बोलती हूँ सरस्वती पांडे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें बारीक से बारीक फैक्ट लिखा हुआ है और आपको सब कुछ पढ़ना है, एक भी अक्षर इसका फालतू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर आ गई। हंसावली है 1970 की, असाइत मैंने अभी अभी आपको समझा दी, और क्योंकि ये राजस्थानी है दोहा चौपाई दोहा में लिखी हुई है, ये सभी चौपाई दोहा में अधिकतर लिखी हुई हैं। चंदायन, लखम सेन, पद्मावती। तो लखम सेन कैसे थे, दमदार कवि थे। चंदायन मैंने आपको बता दिया कि मुल्ला दाऊद जो है चंदा देखकर ईद मनाते हैं। लखम सेन दमदार कवि हैं। सत्यवती कथा आपको बताया मैंने कि जहाँ ईश्वर की कथा होती है, जहाँ सत्य की कथा होती है वहीं ईश्वर। इसके बाद आपकी है माधवानल कामकनला, ये तीन लेखकों ने लिखी है। एक तो कुशल लाभ ने लिखी है, दूसरी आलम ने लिखी है। तो कुशल लाभ की और आलम की जो है वो दोहा चौपाई में है, तो आपको ये बहुत ज्यादा तो नहीं पूछते, लेकिन अगर सिंपली पूछते हैं कि माधवानल कामकनला किसने लिखी है, तो आलम देंगे आपको, या गणपति देंगे, या आपको कुशल लाभ देंगे। तो आप तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा तो टिक कर देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा ऑप्शन होंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये पूछेगा कि सिर्फ दोहा छंद में किसने लिखी है, क्योंकि बाकी दो ने तो दोहा चौपाई में लिखी है, लेकिन गणपति ने किस में लिखी है, केवल दोहा छंद में ही लिखी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद पद्मावत आ गई जो जायसी की 1540 में। हमें इसका याद रखना है सन 1540। सन सबके इंपॉर्टेंट है। माधवानल कामकनला 27 में गणपति चंद्र की है, आलम की 84 में है, ठीक है। ये आप पता है क्या है, दो तीन बार जब इसको पढ़ेंगे ना, दो तीन बार समझेंगे देख के, अंडरलाइन करके, फिर ये ऑटोमेटिक हमें याद हो जाता है। फिर है देखो आपकी पद्मावत 1540 जायसी की है जो कि अवधी भाषा में है, और चौपाई दोहा में। ये दोहा चौपाई में नहीं है, ये ध्यान रखना, चौपाई दोहा में है। तो चारपाई पे दो लोग बैठे, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब कुछ भी है। अपने तरीके से सीखिए, अपने तरीके से अपने आप को खोजिए कि मुझे अपने लिए कैसे याद रखना है, बस उस चीज का ध्यान रखिए। मधुमालती 1545 मंझन की है। तो मंझन मैंने आपको बताया था कि मधु का हमने मंजन बना के अपने दांत साफ किए। ये भी अवधी भाषा में है, ये दोहा चौपाई में है। और आप अगर सोचे कि दोहा चौपाई और चौपाई दोहा कैसे याद रखना है, तो ऐसे ही याद रखना है, जहाँ पे चौपाई पहले आए वहां पे आप बोल दो कि चारपाई पे दो लोग बैठे थे पद्मावती के साथ, तो हो गया। अब यहाँ पर आपका दोहा पहले आ रहा है, मधुमालती दो लोगों ने मंजन किया, ठीक है, चारपाई लगाना ही। फिर इसके आगे देखिए माधवानल कामकंदला हो गया, कुशल लाभ की आ गई राजस्थानी में, ये भी चौपाई दोहा। तो काम माधव है ना, चौपाई पे चारपाई पे दो लोगों के साथ बैठे थे, 1556 में हो गई। फिर आपकी ये तो देखो माधवानल कामकंदला नाम ही चौपाई है। फिर आपकी आ गई प्रेम विलास प्रेमलता। तो ये प्रेम विलास प्रेमलता मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, थोड़ी सी फनी ट्रिक है कि प्रेम में विलास, प्रेम विलास और प्रेम लता, लता पे क्या मिला, खटमल, जटमल, ठीक है। इसको भी आप अपने तरीके से लगा सकते हो। ये राजस्थानी है। रूप मंजरी नंददास। तो नंद जो है हमारी, आप सबके पास घरों में ननद है ना आपकी, बहुत रूपवान है, यानी अच्छी है। हाँ, अक्सर नंदों का रूप बड़ा सुंदर होता है। माधवानल कामकदला आलम की आ गई जो कि अवधी भाषा में। देखो माधवानल कामकदला जो गणपति की है वो राजस्थानी भाषा में है, ठीक है। तो गणपति जी राज करते हैं इसलिए राजस्थानी भाषा है। और जो आलम की है वो अवधी में, आ से आलम आ से अवधी, दोनों रिलेट हो गया।
और जो कुशल लाभ की है वो भी राजस्थानी, तो इसका तो कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कुशल लाभ तो राजस्थान के ही रहने वाले थे। ठीक है, अब आ जाओ छिताई वार्ता। छिताई वार्ता हो गई नारायण दास, तो छिताई वार्ता को छप्पर से लगा लो। छप्पर के नीचे बातें चल रही हैं, किसके घर में? नारायण के बारे में बातें चल रही हैं। ठीक है, छप्पर का घर है छिताई वार्ता और बातें चल रही हैं नारायण के बारे में। और छप्पर के घर कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं, ये भी दोहा चौपाई में है। और फिर आगे चित्रावली 1613 उस्मान, तो आपको 13 ही याद रखना, 1600 याद रखने की इतनी जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, बना सकते हो कि 13 चित्र उसने बनाया अवधि में। ठीक है, अवधि में याद करना है, कर लीजिए कि 13 चित्र उसने बनाया अवधि में। मोस्टली सूफी काव्य जो है आपको अवधि भाषा में और मिलेंगे, ब्रिज भाषा तो यहाँ आएगा ही नहीं। कभी अगर ब्रिज आपका ब्रैकेट में आ जाए तो उसको कभी टिक मत करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हमारी आ गई रस रत्न जो कि 18 की है और पुहकर कवि की है। तो रस जो है ना, मतलब पुहकर निकालते हैं रस को, तो इस तरीके से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं कि पुहकर यानी कूट कर, समझ लीजिए पुहकर हम रस को निकालते हैं। रस, रस में रत्न को पुहकर रखते हैं। ज्ञानदीप शेख नवी की आ गई, तो शेख नवी क्या है? ज्ञान बढ़ाते हैं। नल दमयंती नरपति, तो देखो नल आ रहा है और नर आ रहा है, दोनों रिलेट कर रहे हैं। नल दमयंती नरपति व्यास की है। हंस जवाहिर जो है कासिम शाह की है। तो कासिम जो है ना, कासिम शाह वो हंस को जो है जवाहर समझते हैं, जेवर समझते हैं। इस तरीके से आप लगा लो, जेवर समझ के हंस को उठा के ले जाते हैं कासिम शाह। मुकुंद सिंह है, नलचरित इनकी है। तो नल चरित और मुकुंद, तो मुकुंद को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि कुंद जो है नल को चरित्र बना देता है। कुंद, कुंद माने होता है मूर्ख व्यक्ति। इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, इसके लिए तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो नूर है ना, नूर, वो इंद्र के यहाँ नूर ही नूर फैला रहता है। तो आप जिनको नहीं भी याद है तो उनको भी याद हो जाएगा। और अनुराग की बांसुरी बजती है इंद्र के यहाँ पर। और अनुराग बांसुरी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बरवे चौपाई में, देखो अभी तक हमने जितनी भी रचनाएं पढ़ी वो दोहा चौपाई या चौपाई दोहा में थी या सिर्फ दोहा में थी, लेकिन अनुराग बांसुरी इकलौती ऐसी रचना है जो चौपाई के साथ बरवे छंद में है। अब आप लोग मुझे बताओ कि बरवे छंद में कितने कितने अंकों पर यति होती है। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में बता भी रखा है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ कि कितने कितने मात्राओं पर यति होती है, फिर वो बरवे छंद होता है। तो चलिए, सूफी का रचनाएं आप लोग याद कर चुके हैं और आप बताइए कि मेरा वीडियो, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को प्लीज बहुत सारा लाइक करिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो रामचंद्र शुक्ल की बुक के आधार पर थी, और सरस्वती पांडे के बारे में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया। और मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने अलंकार की वीडियो दी थी वो उसका थोड़ा पार्ट रह गया था, तो मुझे वो भी आगे आप लोगों को देना है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी जगह पे अलंकार पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक सरल भाषा में अलंकार चाहिए होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से बनाऊंगी। और ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी बहन आपके लिए हमेशा तत्पर है। आपके प्रयासों से ही मेरे प्रयास सफल होंगे, और मेरे प्रयास से आपके प्रयास सफल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, सफलताएं आपके कदम चूमें। धन्यवाद।